आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के एनसीईआरटी एग्जाम्पल के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। हम लोग ऑलरेडी 3 वीडियो बना चुके हैं, ये हमारा चौथा वीडियो है। इसमें पहले वीडियो में मैंने एमसीक्यू फर्स्ट, दूसरे वीडियो में एमसीक्यू सेकंड और तीसरे वीडियो में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए। चौथे वीडियो में हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, ए पैसा कॉइन इज मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम मैग्नीशियम एलॉय। एलॉय मतलब जो दो या दो से अधिक मेटल्स का मिक्सचर होता है। तो इसमें एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम होता है एंड वेट 0.75 ग्राम। यहाँ तक ठीक है। इट हैज अ स्क्वायर शेप एंड इट्स डायगोनल मेजर 17 mm। तो इसका शेप जो है वो एक स्क्वायर की तरह है और जो इसके डायगोनल की लेंथ है, वो लेंथ है 17 mm। It is electrically neutral and contains equal amount of positive and negative charge। जितना इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, तो न्यूट्रल हो गया। ट्रीटिंग द पैसा कॉइन मेड अप ऑफ ओनली एल्यूमिनियम। अब ये बनाता तो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के अलॉय से है, बट अब ये मान लीजिए कि ये प्योर एल्यूमिनियम से बना हुआ है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। तो हमें चार्ज निकालना है, कितना इसमें चार्ज होगा। तो पहले मैं आपसे अप्रोच एक्सप्लेन कर दूं कि अप्रोच क्या होनी चाहिए। आप एक बेसिक सी बात बताइए, कॉन्सेप्ट क्या होगा। कॉन्सेप्ट पार्ट में पहले डिस्कस कर दूं। मैं आपसे पूछूं कि एक एल्यूमिनियम में कितने एटम होंगे। एक एल्यूमिनियम में कितने एटम होंगे। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या है, जल्दी से बताइए। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या है। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13। अब एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, इसका मतलब एल्यूमिनियम के पास 13 प्रोटॉन है और एल्यूमिनियम के पास न्यूट्रल स्टेज में 13 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर कोई मुझसे पूछता है कि 100 ग्राम या 2 ग्राम एल्यूमिनियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो मेरा पहला स्टेप क्या होना चाहिए। मेरा स्टेप 1 होना चाहिए कि मैं ये फाइंड करूं कि हाउ मच या हाउ मैनी नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स, हाउ मैनी नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स आई हैव। अब जैसे मुझको ये मिल जाएगा कितने एटम्स हैं, तो फिर मैं उसमें 13 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो मुझको मिल जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। और जैसे मुझे मिल जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, स्टेप 2 क्या रहेगा। स्टेप 2 रहेगा जितने भी एल्यूमिनियम एटलेट से ये n है, तो आप n को मल्टीप्लाई करोगे 13 से, ये आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। न्यूट्रल है तो दोनों की संख्या बराबर ही होगी। अब जैसे ये मिल जाएगा तो फिर स्टेप 3 क्या रहेगा। स्टेप 3 हो जाएगा Q इक्वल्स टू Ne। बात समझ में आ गई। एक एल्यूमिनियम के पास, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, तो इसके पास 13 प्रोटॉन होंगे और 13 ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पहला टारगेट ये होगा कि ये पता लगाया जाए कितने एल्यूमिनियम के एटम्स हैं। अब एटम्स कैसे निकलेंगे, तो देखिए अब सोल्यूशन यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसे बोलते हैं हम नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास अपॉन मोलर मास इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो भी हैं, टोटल नंबर ऑफ, हमारे केस में एटम्स है तो एटम्स अपॉन Na हमारा एवोगाड्रो कांस्टेंट है। हमें तो ये निकालना है टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमारा कैपिटल N है, तो वो हो जाएगा गिवन मास। गिवन मास कितना है, गिवन मास है 0.75 ग्राम। तो 0.75 ग्राम अपॉन मोलर मास। तो एल्यूमिनियम का जो मोलर मास होता है वो होता है 26.9815 ग्राम। इंटू Na मल्टीप्लाई होगा, तो Na की वैल्यू होती है 6.022 10 टू द पावर 23।
जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी, इसको सॉल्व करने पे ये आ जाएगी 1.6742 10 टू द पावर 22। तो ये तो हमारे आ गए नंबर ऑफ एटम्स, हमें निकालना है चार्ज। तो मैं सेकंड और थर्ड स्टेप को मैच कर दे रहा हूँ, मर्ज कर दे रहा हूँ। तो चार्ज क्या आ जाएगा, हमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो ये तो हमारा नंबर ऑफ एटम्स है। इस नंबर ऑफ एटम्स में किससे मल्टीप्लाई करें इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो एक एटम के पास 13 इलेक्ट्रॉन है, तो इतने एटम्स के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मल्टीप्लाइड बाई 13। ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 3.48 10 टू द पावर 4 कूलम। इट्स अ वेरी ह्यूज वैल्यू। 10 टू द पावर 4 कूलम बहुत बड़ा चार्ज होता है, तो चार्ज काफी ज्यादा है। मैंने फिर से एक्सप्लेन कर दूं एक बार। एक एल्यूमिनियम के पास, एक एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, तो 13 का मतलब 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन। तो पहला स्टेप था कि मैं निकाल लूं कितने एटम्स हैं, और उस एटम्स में 13 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझको नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। और जैसे मुझको मिल जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एन डैश, जहाँ पे एन डैश की वैल्यू क्या है, एन इंटू 13। तो बस चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कंसीडर ए कॉइन ऑफ क्वेश्चन 20, यानी पिछले क्वेश्चन का। इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड कंटेन्स इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड इतना। ये हमारा सॉल्व करने पे आया भी, ये इतना चार्ज आया है। सपोज दैट दीज इक्वल चार्जेस वर कंसेंट्रेटेड इन 2 पॉइंट चार्जेस। कह रहा है कि जो चार्ज आया है, पॉजिटिव चार्ज आया है, जो नेगेटिव चार्ज आया है, आप ये मान लो 2 पॉइंट्स पे हैं, तो कितना चार्ज है बेसिकली, पॉजिटिव में भी हो जाएगा 34.8 किलो कूलम, और नेगेटिव में हो जाएगा 34.8 किलो कूलम। कह रहा है कि उनके बीच में एक बार गैप 1 सेंटीमीटर है, एक बार 100 मीटर है, और एक बार 10 टू द पावर 6 मीटर है। तो आप इनके बीच में फोर्स निकालो। तो बेसिकली ये 3 क्वेश्चन हो गए। पहले केस में जो गैप है वो 1 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 10 टू द पावर 2 मीटर आएगा। दूसरे केस में चार्ज तो उतना ही है, प्लस का 34.8 किलो कूलम, माइनस का 34.8 किलो कूलम, लेकिन इनके बीच में जो गैप है, वो क्वेश्चन कह रहा है कि वो गैप कितना है, 100 मीटर। तो इनके बीच में गैप है 100 मीटर, यानी 10 टू द पावर 2 मीटर। और तीसरे केस में भी वही चार्ज है, ये प्लस का है 34.8, और यहाँ पे है माइनस का 34.8। देखिए अब की जो गैप है वो है, कितना गैप है वो, 10 टू द पावर 6 मीटर, 10 टू द पावर 6 मीटर। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, ये तो डायरेक्ट हमारा कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन है। कूलम्ब्स लॉ क्या है, F बराबर K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ, आप वैल्यूज पुट करिए डायरेक्ट। हाँ, ये स्केलर फॉर्म में है, तो यहाँ पे आप माइनस साइन नहीं पुट करेंगे, माइनस साइन का मतलब अट्रैक्शन होगा बस। जब आप वैल्यूज पुट करेंगे डायरेक्ट, तो इसमें आप कैलकुलेशन करके ट्राई करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बढ़ता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हमारा फिगर है। कह रहे फिगर रिप्रेजेंट्स ए क्रिस्टल यूनिट ऑफ सीजियम क्लोराइड। तो ये सीजियम क्लोराइड का ये क्रिस्टल है, यूनिट सेल बोलते हैं। जो बच्चे सॉलिड स्टेट पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, इसको बोलते हैं यूनिट सेल। द सीजियम एटम्स रिप्रेजेंटेड बाय ओपन सर्कल, जो आप ओपन सर्कल देख रहे हैं कॉर्नर पे, ये सारे सीजियम एटम्स हैं। सिचुएटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब ऑफ साइड 0.40 नैनोमीटर। तो इसकी साइड लेंथ है 0.40 नैनोमीटर। वेयर एज ए क्लोरीन एटम इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। एटम की वजह आयन बोलना चाहिए, तो क्लोरीन आयन जो है यहाँ पे सेंटर पे है। द सीजियम एटम आर क्या डिफिशिएंट इन 1 इलेक्ट्रॉन वाइल द क्लोरीन एटम कैरीज 1 m। मतलब इन पे 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, और इस पे 1 इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है। What is the net electric field on the chlorine atom due to the 8 cesium atom? चलिए मैं आपको समझाता हूँ। पहले मैं एक बेसिक एग्जांपल लेता हूँ, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। मैं आपसे पूछता हूँ कि ट्रायंगल है, यू हैव अ ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज है, और यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज है। तो इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी?
ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब ये रेगुलर पॉलीगन हो गया। तो ये डिस्टेंस जितनी होगी वही डिस्टेंस ये भी होगी और वही डिस्टेंस ये भी होगी। तो इस पॉजिटिव की जितना इधर होगा, मान लीजिए ई होगा, इसकी वजह से भी ई होगा, चार्ज तो सेम ही है, डिस्टेंस भी सेम है, और ये भी ई होगा। ये तीनों ई बराबर होंगे और इनके बीच का एंगल 120 120 120 होगा। ऐसे ही अगर मैं एक स्क्वायर ले लूं, एक स्क्वायर ले लूं और मैं आपसे पूछूं कि स्क्वायर की वजह से उसके सेंटर पे कितना होगा, यहाँ पर भी प्लस क्यू है, यहाँ पर भी प्लस क्यू है, यहाँ पर भी प्लस क्यू है और यहाँ पर भी प्लस क्यू है। तो जो ये डिस्टेंस होगी वही ये डिस्टेंस होगी, वही ये डिस्टेंस होगी, वही ये डिस्टेंस होगी। तो जितना इसकी वजह से होगा ई पॉजिटिव है तो अवे होगा, उतना इसकी वजह से ई, इसकी वजह से उतना ही ई और इसकी वजह से भी ई। तो यहाँ पर भी देखिए चारों बराबर हैं और सबके बीच जो एंगल आएगा वो आएगा 90 90 90। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब भी हमारे पास रेगुलर पॉलीगन होता है तो उसकी वजह से उसके सेंटर पे जो फील्ड आती है वो जीरो आती है। बस शर्त ये है कि वर्टाइसेस के चार्ज क्या होने चाहिए, आइडेंटिकल होने चाहिए। तो यहाँ पर एकदम सिमेट्री है। अगर आप थोड़ा सा इसको सोचेंगे, आप थोड़ा सोचिए कि ये वाला जो कॉर्नर है और ये वाला जो कॉर्नर है, जितना इसकी वजह से इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना इसकी वजह से इधर होगा, कैंसिल। मैं थोड़ा सा आपको ये एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मान लीजिए ये है, तो अगर मैं यहीं पर देखूँ इस पॉइंट को, मान लीजिए यहाँ मान लूँ पल के लिए, जितना इसकी वजह से इधर होगा उतना इसकी वजह से इधर होगा, कैंसिल हो जाएगा। हालांकि वो पॉइंट सेंटर पे है, तो थोड़ा फील करिए, इसको समझने की कोशिश करिए। यहाँ से ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगी, ये वाला कैंसिल हो जाएगा आपस में, ये वाले से कैंसिल हो जाएगा आपस में, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा और ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। यानी जो क्लोरीन आयन है, नेट फोर्स ऑन क्लोरीन आयन इज जीरो। हम सिमेट्री की वजह से ये बोल पा रहे हैं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये वाला हिस्सा जितना फोर्स लगाएगा इधर, ये वाला हिस्सा इतना फोर्स लगाएगा इधर, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज, जिस चार्ज पे फोर्स लग रहा है मैग्नीट्यूड वाइज। तो ये आ जाएगा फोर्स जीरो है, चार्ज कुछ भी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। एक बार फिर से आप समझने की कोशिश करिए, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज दैट द सीजियम एटम एट कॉर्नर ए, तो कॉर्नर ए मैं नाम दे देता हूँ इसको, ये मेरा कॉर्नर ए हो गया, इज मिसिंग। तो व्हाट इज द नेट फोर्स नाउ ऑन द क्लोरीन एटम ड्यू टू 7 रिमेनिंग सीजियम एटम। तो इसको मैं आपको ऐसे समझा सकता हूँ, आप ये समझिए कि यहाँ कॉर्नर पे 8 एटम्स हैं, तो इनकी वजह से जो फोर्स होगा मैं उसको ऐसे लिख रहा हूँ, एफ ए मतलब फोर्स ड्यू टू चार्ज एट ए, एफ ए प्लस एफ बी प्लस एफ सी प्लस एफ डी प्लस एफ ई प्लस एफ एफ, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, एफ जी एंड एफ एच। इन सब की वजह से जो नेट फोर्स था, इन सब की वजह से जो नेट फोर्स था वो कितना था, जीरो। अब कह रहा है कि ए वाला चार्ज मिसिंग है, तो ए वाला चार्ज मिसिंग है तो बेसिकली आपको क्या निकालना है, फिर आपको एफ बी प्लस एफ सी प्लस एफ डी यहाँ से लेके यहाँ तक निकालना है। तो अगर मुझे इसका आंसर निकालना है तो मैं देख पा रहा हूँ ये उधर चला जाएगा, और जैसे ही उधर चला जाएगा ये जाएगा एफ बी प्लस डॉट 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 एफ एच, ये जाएगा माइनस ऑफ एफ ए। माइनस ऑफ एफ ए बोलने का मतलब ये सारे फोर्सेस एक्चुअली एफ ए के बराबर ही होंगे, क्योंकि इन सब का रिजल्टेंट निकालने के बाद एफ एस जोड़ोगे क्या आएगा, जीरो आएगा, लेकिन डायरेक्शन वाइज अपोजिट आएगा। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होती है, अगर मैं इस डिस्टेंस को लेट से ए बोल दूं, तो जो डायगोनल होता है, डायगोनल की जो लेंथ आती है वो लेंथ आती है ए रूट थ्री, और उसका आधा डिस्टेंस है, तो उसका आधा मतलब ए रूट थ्री बाई टू। तो आप जब कैलकुलेशन करेंगे, जब आप फोर्स निकालेंगे, तो फोर्स क्या आ जाएगा, मैं फोर्स यहाँ निकाल दूँ, फोर्स आ जाएगा के क्यू वन क्यू टू, तो 9 10 टू द पावर 9, एक इलेक्ट्रॉन मिसिंग है तो 1.6 10 टू द पावर माइनस 19, मतलब एक पे मिसिंग है और एक पे एक्सेस है, तो 1.6 विच है 10 टू द पावर 19 अपॉन आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू है ए रूट थ्री बाई टू और ए की वैल्यू है 0.40 नैनोमीटर, तो नैनोमीटर मतलब 10 टू द पावर माइनस 9, साथ में रूट थ्री अपॉन टू और इस पूरे का स्क्वायर है।
कैलकुलेशन मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, कैलकुलेशन कीजिएगा, आंसर को मैच करिएगा। कहीं डाउट है तो कमेंट में पूछिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि टू चार्जेस Q एंड -3Q आर प्लेस्ड फिक्स्ड ऑन x एक्सिस। ठीक है, ये मान लीजिए ये मेरी x एक्सिस हो गई, एक चार्ज यहाँ पे है Q और एक चार्ज यहाँ पे है -3Q, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d। तो इनके बीच की डिस्टेंस जो है वो d है। वेयर शुड ए थर्ड चार्ज +2Q बी प्लेस्ड सच दैट इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स। तो ये ऑलरेडी मैंने समझा रखा है क्लास में, बट मैं फिर से समझा देता हूँ। मान लीजिए हम इसी लाइन की बात कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन पे कहाँ रखा जाएगा। तो अगर मैं कहीं यहाँ देखूं कि मैं यहाँ रखूंगा, ठीक है, और ये प्लस का है, एक पोजीशन ये मेरे मन में आएगी, एक कहीं बीच में आएगी और एक कहीं इधर आएगी। तो अगर मैं बीच वाला देखूं बेसिकली, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, अगर मैं बीच में रख के देख लूँ, मान लीजिए मैंने बीच में रख दिया, तो प्लस और प्लस में रिपल्शन और प्लस और माइनस में अट्रैक्शन, तो दोनों की वजह से फोर्स राइट साइड ही आएगा। तो वो तो कैंसिल होने वाला नहीं है। कैंसिल होने के लिए भाई फोर्स क्या होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए। अगर कहीं मैं यहाँ रख दूं, लेट से +2Q को, तो ये प्लस का ये माइनस का, इनमें अट्रैक्शन होगा, ये प्लस का ये प्लस का रिपल्शन होगा। तो आपको ये लग सकता है कि नेट फोर्स 0 आएगा, पर थोड़ा ध्यान से सोचिए, ये चार्ज भी मैग्नीट्यूड में बड़ा है और इसके पास है, तो इसका जो फोर्स होगा ऑलवेज ज़्यादा होगा, बड़ा होगा। ये चार्ज मैग्नीट्यूड में कम भी है और इससे डिस्टेंस भी ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका फोर्स हमेशा कम रहेगा। मतलब ना तो इधर 0 आएगा ना तो बीच में आएगा, मतलब कहीं यहाँ रखेंगे। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से कितना डिस्टेंस है, ये x डिस्टेंस है, इस पर एक फोर्स लगाएगा जी, एक फोर्स लगाएगा जी, तो प्लस और प्लस में रिपल्शन, लेट्स से इसको मैंने F1 बोल दिया, प्लस और माइनस में अट्रैक्शन, इसको मैंने F2 बोल दिया। तो अगर F1 F2 बराबर आ जाएंगे तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो F1 की वैल्यू क्या आएगी, F1 मस्ट बी इक्वल्स टू F2। तो F1 की वैल्यू जाएगी K टाइम्स Q1 Q2, तो K Q1 Q2, तो K इंटू Q इंटू 2Q डिवाइडेड बाई उनके बीच जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। तो यहाँ कितना डिस्टेंस है, x, ये आएगा x का स्क्वायर। F2 के बराबर होना चाहिए, तो F2 तो -3Q और +2Q के बीच का फोर्स है, तो K टाइम्स 2Q इंटू 3Q, -3Q नहीं लेंगे, माइनस साइन इज जस्ट फॉर डायरेक्शन, अपॉन यहाँ से कितना दूर है, तो ये डिस्टेंस है d प्लस एक्स, इसका स्क्वायर करेंगे। तो ये k से k कैंसिल हो गया, ये q से ये q, ये q से ये q कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 2/x², और यहाँ बचा आपका 3 2 जा 6, वो भी आप कर सकते हो कैंसिल, 2 1 जा 2 2 3 जा 6 अपॉन d प्लस एक्स का स्क्वायर। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करो, इसको इधर करो, तो यह जाएगा d प्लस एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 3x²। ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलिए, तो d² प्लस x² प्लस 2dx इक्वल्स टू 3x²। ये क्वाड्रेटिक बनेगा, तो आएगा 2x² माइनस 2dx माइनस d² इक्वल्स टू 0। तो मैं डायरेक्ट इसका क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आंसर निकाल दे रहा हूँ। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से आंसर क्या आता है, वो आता है x बराबर -b। यहाँ पे b की जगह पे क्या है भाई, b की जगह पे 2d है, -2d, तो -2d प्लस माइनस √b², तो -2d का स्क्वायर आ जाएगा 4d², -4ac। जब मैं -4ac करूंगा तो a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू -d², तो प्लस का हो जाएगा, 4 2 जा 8 8d² अपॉन 2a, तो हो जाएगा 4। अब यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट ऑलरेडी 2d होता है, तो अगर मैं बस यहाँ ये मान लीजिए 8d² नहीं भी होता तो 4d² का आता 2d, तब तो 0 आता। तो यहाँ पे 4d² और 8d² ऐड आ रहा है, ये आ रहा है 12d², और 12d² का जो स्क्वायर रूट है डेफिनेटली वो 3d से बड़ा आएगा, तो माइनस साइन को अब इग्नोर कर देंगे क्योंकि आंसर नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा -2d प्लस 12d² अपॉन
आप डी स्क्वायर बाहर भी ले सकते हो, कॉमन ले सकते हो। ये हमारा आंसर है। होप आपको ये समझ में आया है, और अगर नहीं समझ में आया है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट में बताइए। मैं इस पे बेस्ड कुछ सवाल लाऊंगा जिसमें मैं आपको फिर से समझा दूंगा, जहाँ पे मैं अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन लूंगा, जिसमें हमें ढूंढना होगा कि कहाँ पे रखें तीसरे चार्ज को कि नेट फोर्स क्या हो उस पर, 0। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें ये कॉन्फ़िगरेशन दिया है, और ये कुछ तो इसमें मिसिंग है। सी से निकल रहा है और बी पे जाता है, ये बी पे जाता है। ठीक है, ओके। तो कह रहा है विच चार्जेस आर पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज जो भी होगा उससे फील्ड लाइंस क्या होंगी? स्टार्ट होंगी। तो स्टार्ट किससे हो रही है? ध्यान से देखिए, ए से भी स्टार्ट हो रही है और सी से भी स्टार्ट हो रही हैं। तो पहले का आंसर हो गया कि ए और सी। ए से भी फील्ड लाइन स्टार्ट हो रही हैं और सी से भी फील्ड लाइन क्या हो रही हैं? स्टार्ट हो रही हैं। तो ए और सी क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव हो जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है? तो नेक्स्ट पार्ट कह रहा है विच चार्ज हैज द लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होता है, जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होती हैं, जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होती हैं वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। तो जहां पर भी ज्यादा फील्ड लाइंस होंगी वो चार्ज बड़ा होगा। तो सबसे ज्यादा फील्ड लाइंस कहाँ दिख रही हैं आपको? ऑब्वियस सी बात है, सी के पास है। तो सी चार्ज क्या हो जाए? काउंट भी कर सकते हो आप, यहाँ पे 3 7 है और यहाँ पे तो ज्यादा ही है, ऑब्वियस सी बात है। इसका आंसर हो जाएगा सी। अब बढ़ते हैं थर्ड। इन विच रीजन और रीजन्स ऑफ द पिक्चर कुड द इलेक्ट्रिक फील्ड बी 0? जस्टिफाई योर आंसर। तो बी और सी के बीच में हो सकता है क्या? थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जब होता है, लेट्स से ये प्लस क्यू है और ये -2q है, तो इनके बीच में तो फील्ड लाइन ऐसी होती हैं, ऐसी होती हैं, ऐसी होती हैं, यहाँ से निकलती रहेंगी और यहाँ पे टर्मिनेट करेंगी। बीच में तो कहीं 0 नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन अगर दोनों लाइक चार्जेस हैं, जैसे मान लीजिए ये प्लस क्यू है और एक +2q है, तो इनके बीच में कहीं पे 0 आ सकती है। ये दोनों ही नेगेटिव हैं तो भी उनके बीच में कहीं 0 आ सकती है। कह रहा है नियर ए, नियर बी, नियर सी, नो वेयर। तो यहाँ पे बी और सी के पास तो नहीं होगा। ए और सी दोनों पॉजिटिव हैं और सी हमारा मैग्नीट्यूड में ज़्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है ए के पास ही कहीं आएगा। द करेक्ट आंसर इज नियर ए, मतलब ए और सी के बीच में कहीं आएगा और ए के पास आएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर का, और ये क्या कह रहा है? 5 चार्जेस क्यू ईच आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए रेगुलर पेंटागन। तो एक रेगुलर पेंटागन है, तो आई गेस कुछ ऐसा होगा फिगर, 1 2 3 4 5, हाँ कुछ ऐसा फिगर होगा। और क्या बोल रहा है? इसकी साइड लेंथ ए है, साइड लेंथ हो गई ए, ये सारी साइड बराबर है, रेगुलर है। तो और हर पॉइंट पे चार्ज कितना रखा हुआ है? 5 चार्जेस, हर पॉइंट पे प्लस क्यू है, हर पॉइंट पे प्लस क्यू है। तो ये तो अभी मैंने समझाया, ये पीछे, ये तो मैंने अभी यहाँ पे समझाया था, ये पीछे इस क्वेश्चन में। कौन सा क्वेश्चन है? ये वाला क्वेश्चन है, जिसमें मैंने एक ट्रायंगल लिया और एक स्क्वायर लिया रेगुलर, और मैंने कहा अगर रेगुलर पॉलीगन है तो चाहे वो एन साइड 3 4 5 6 कुछ भी हो, उसके सेंटर पे फील्ड क्या रहती है? ऑलवेज 0 रहती है। बस कंडीशन ये है कि वर्टाइसेस के चार्ज क्या होने चाहिए? आइडेंटिकल होने चाहिए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी भाई? सेंटर पॉइंट पे क्या आएगी फील्ड? वो तो 0 आ जाएगा। तो पहले पार्ट का आंसर तो हो गया 0। What will be the electric field at O if the charge from one of the corner, say A, इसका नाम है A, B, C, D, E, रिमूव कर दिया? तो ये क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं, अगर आप ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन कुछ वैसा ही था जिसमें से एक चार्ज रिमूव हुआ था। तो सिमिलरली वैसा ही है। तो ये मैं होमवर्क छोड़ रहा हूँ आप पे, ये आपका रहेगा, होमवर्क रहेगा ये वाला क्वेश्चन। अगला देखते हैं क्या पूछ रहा है। What will be the electric field at O if the charge Q at A is replaced by -Q? तो इस क्वेश्चन को मैं चाहूंगा कि आप लोग ट्राई करिए, और अगर कहीं डाउट है, अगर आपसे नहीं बनता है तो मुझे बताइए, तो मैं इसका भी आंसर आपको दे दूंगा। हल्का मैं हिंट दे दूं, जैसे आपका यहाँ पे -E होगा,
जैसे यहाँ पे आप इसको माइनस क्यू से रिप्लेस करेंगे तो पहले पार्ट में आपका जो भी आंसर आएगा उसका डबल हो जाएगा आंसर मैग्नीट्यूड वाइज। और यहाँ क्या है, हाउ वुड यू आंसर टू ए, पहला पार्ट, बी अफेक्टेड इफ पेंटागन इज रिप्लेस्ड बाय ए एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन। तो मैंने बता ही दे दिया कि भाई अगर रेगुलर पॉलीगन है तो चाहे कितने, अगर रेगुलर पॉलीगन है और वर्टाइसिस के चार्ज आइडेंटिकल हैं तो फील्ड क्या होती है सेंटर पे, जीरो ही होती है। तो इस वाले पार्ट का भी आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। ये वाला पार्ट भी मैंने बता दिया जीरो। थर्ड पार्ट का आंसर सेकंड वाले का डबल होगा। एक बार ट्राई करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।